नमस्कार दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड यह नाम आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा और कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या वाला है। यह बात है साल 2018 की। पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा देने के लिए सरकार के द्वारा एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई और इसका नाम दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड। इस स्कीम के द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से खरीदा जा सकता था। इन बॉन्ड्स की मियाद केवल 15 दिनों की ही होती थी। इनका इस्तेमाल आप जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए किया जा सकता था। कोई भी 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था और अपनी मनपसंद पार्टी को दे सकता था, और ये पूरी प्रक्रिया में देने वाले और लेने वाले दोनों का नाम गुप्त रखा जाता था। भारत में जब इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लागू हुई तब मोदी सरकार का कहना था कि इससे पॉलिटिकल फंडिंग में काले धन के इस्तेमाल पर लगाम लगेगी, जबकि ऑपोजिशन का कहना था कि यह सत्ताधारी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने वाली व्यवस्था है और इसमें पारदर्शिता नहीं है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। हालांकि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि राजनीतिक दलों को फंड मिलना बंद हो जाएगा। दरअसल दुनिया के हर लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए भारी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और इसका जुगाड़ किसी न किसी व्यवस्था के तहत हमेशा होता ही रहता है। भारत में आगे जाकर पॉलिटिकल फंडिंग के लिए क्या नई व्यवस्था बनती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच यह जानना समझना हर किसी के लिए ज़रूरी है कि दुनिया के और दूसरे लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कैसे मिलती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के बारे में, यानी कि अमेरिका के बारे में। सबसे पुराने और बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फंडिंग प्रोग्राम के तहत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को आम चुनाव और प्राइमरी इलेक्शन दोनों में ही चुनावी अभियानों के लिए फेडरल सरकार से पैसा दिया जाता है। अमेरिकी चुनाव में उम्मीदवार ही अपने प्रचार पर पैसा खर्च करते हैं। कमोबेश यही प्रक्रिया राष्ट्रपति उम्मीदवारों के मामले में भी अपनाई जाती है। अमेरिका के सियाटल में स्थानीय चुनावों के लिए डेमोक्रेसी वाउचर की प्रक्रिया का इस्तेमाल भी हो चुका है। इसमें सरकार वोटर्स को तय कीमतों वाले वाउचर देती है। वोटर्स इनके जरिए अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चंदा दे सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका में प्राइमरी मैचिंग फंड का सिस्टम बनाया गया है। इससे केवल राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों को ही पैसा दिया जाता है। हालांकि इसके लिए पात्रता भी साबित करनी पड़ती है। इसके लिए उम्मीदवारों को कम से कम 20 राज्यों में हर एक राज्य से कम 20 लोगों से $5000 से ज़्यादा जुटाने होते हैं। इसमें नागरिक $250 तक का योगदान दे सकते हैं। और अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ इलेक्शन एक्ट 1918 के तहत एक तय रकम से ज़्यादा हासिल करने वाली पार्टियों को इसके बारे में खुलासा करना होता है। 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक इस रकम की सीमा $14,500 तय की गई थी। पार्टियों को मिला चंदा राजनीतिक वित्त कानून के तहत कवर होता है और फेडरल कैंपेन अकाउंट में जमा किया जाता है। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के पास अपना एक सालाना रिटर्न भी दाखिल करना होता है। जो लोग एक तय सीमा से ज़्यादा दान देते हैं उनको भी रिटर्न फाइल करना होता है। अगर कोई $1000 से ज़्यादा का चंदा देना चाहता है तो उसे पहले चुनाव आयोग को बताना होगा। और साल 2020 के चुनाव में हर एक उम्मीदवार के खर्च करने की सीमा भी $42,750 तय कर दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया में भी सरकारी फंडिंग की व्यवस्था शामिल है। इसमें पार्टियों को चुनाव में हासिल वोट के आधार पर फंड दिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान की। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में राजनीतिक पार्टियों को कोई भी व्यक्ति या संस्था चंदा दे सकती है। हालांकि हर साल वित्त वर्ष खत्म होने के 60 दिन के भीतर पार्टियों को एक ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होती है। पाकिस्तान में राजनीतिक पार्टियों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया चुनावी टिकट है। पार्टियां टिकट बेचकर कमाई करती हैं। पाकिस्तान में हाल ही में आम चुनाव और प्रांतीय चुनाव हुए हैं।
पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पार्टी PMLN ने आम चुनाव की टिकट की कीमत 2 लाख और प्रांतीय चुनाव की टिकट की कीमत 1 लाख पाकिस्तानी रुपए तय की थी। ये नॉन रिफंडेबल होती है, यानी अगर उम्मीदवार चुनाव हार जाता है तो उसे उसका पैसा वापस नहीं किया जाता। पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट डॉन के मुताबिक 2018 के चुनाव में इमरान खान की पार्टी PTI ने टिकट बेचकर लगभग 48 करोड़ रुपए की कमाई की थी। उस साल PTI ने अपनी कुल कमाई में से 45% सिर्फ टिकट बेचकर कमाए थे। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में भी राजनीतिक पार्टियों को हर साल 31 जुलाई तक पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होती है। इस रिपोर्ट में पार्टियां अपनी कमाई और खर्च का ब्यौरा देती हैं। यहाँ राजनीतिक पार्टियां नॉमिनेशन फॉर्म और मेंबरशिप फॉर्म बेचकर सबसे ज़्यादा कमाई करती हैं। इसके अलावा कमाई के और दूसरे जरिए भी हैं। बांग्लादेश में लंबे वक्त से प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग पार्टी सत्ता में है। कमाई में सबसे आगे यही पार्टी भी है। इसी साल जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए हैं। इस चुनाव के लिए पिछले साल अक्टूबर से ही अवामी लीग ने नॉमिनेशन फॉर्म की बिक्री शुरू कर दी थी। एक फॉर्म की कीमत 50,000 टका रखी गई थी। पहले ही दिन अवामी लीग ने फॉर्म की बिक्री से 5.32 करोड़ टका कमाई की थी। बांग्लादेशी चुनाव आयोग में दाखिल रिपोर्ट में अवामी लीग ने बताया था कि 2022 में उसे 10.71 करोड़ टका की कमाई हुई है, जबकि 2021 में पार्टी ने 21.23 करोड़ टका कमाए थे। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कनाडा की। यहाँ साल 1974 में इलेक्शन एक्सप्रेस एक्ट पास हुआ था। इसके जरिए राजनीतिक दलों की गतिविधियों को काफ़ी हद तक रेगुलेट किया गया। हालांकि अब कनाडा में फेडरल पॉलिटिकल पार्टियां, यानी कि जो संघीय चुनाव लड़ती हैं, के फंड का रेगुलेशन एक सिस्टम के तहत होता है। इस सिस्टम के तहत पार्टियां और उम्मीदवारों के खर्च या उनके मिलने वाले फंड पर नज़र रखी जाती है। कनाडा में पार्टियों को प्राइवेट फंडिंग और सरकारी फंडिंग के जरिए भी पैसा मिलता है। प्राइवेट फंडिंग में केवल व्यक्ति ही पैसा दे सकते हैं। इसकी सालाना सीमा $1500 तक की है। $200 से ज़्यादा का दान देने वाले को अपने नाम का खुलासा करना होता है। सरकारी फंडिंग की व्यवस्था में जिन भी राजनीतिक दलों को देश भर में 2% वोट हासिल होता है, उनको खर्च के लिए एक फंड का 50% वापस मिलता है। वहीं जिन उम्मीदवारों को कम से कम 10% वोट मिलता है, उनके खर्च का 15% रिफंड किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ देश जहां पर राजनीतिक पार्टियां अपना फंड जुटाने के लिए इस प्रक्रियाओं को अपनाती हैं। आपको इनमें से कौन सी प्रक्रिया पसंद आई और भारत में कौन सी प्रक्रिया लागू होनी चाहिए, ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इतनी ही अच्छी और मनोरंजन वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।